नमस्ते। आज मेरे साथ प्रोफेसर अभय दुबे के साथ मेरी बातचीत है। वैसे नॉर्मली तो मंगल को इस बातचीत को अभय दुबे साहब के साथ ज्ञानेश जी करते हैं, लेकिन आज ज्ञानेश जी हैं नहीं तो मैं उसको स्टॉप गैप कर रहा हूँ। अभय भाई स्वागत है। अभय भाई, आज बहुत ज्यादा हल्ला है कि भारत एआई समिट कर रहा है। मुझे कुछ सुन के अजीब सी चीज ये लगती है कि एक ऐसा देश जिसका अपना एक ऑपरेटिंग सिस्टम तक नहीं बना पाया है, आज एंड्रॉयड और आईओएस के अलावा जो जो सब अमेरिकन हैं, चाइना का अपना है, चीन के रशिया के पास कुछ है, यहाँ तक कि जो मैंने सुना है कि इवन ईरान के पास भी कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम्स है। भारत एक अकेला निराला देश है जो अपने को वाहवाही तो पीठ ठोकता है कि हमारे पास इतने सब्सक्राइबर इतने वो, लेकिन हमारे पास ना कोई ऑपरेटिंग सिस्टम है ना कोई मीडियम है, चाहे गूगल हो, चाहे मेटा हो, चाहे एक्स हो, ये सब अमेरिकन। ऐसे में एआई सिस्टम यहाँ जो कॉन्फ्रेंस हो रही है वो मतलब जमीन पे कितनी है, और या ये सिर्फ एक वो जो मोदी जी का स्पेशलाइजेशन है इवेंट मैनेजमेंट वो है? देखिए, मैं तो अगर आप इजाजत दें और ये ना कहें कि मैं बहुत बढ़ चढ़ के बातें कर रहा हूं, मेरा मानना है कि मोदी जी ने प्रगति मैदान के भारत मंडपम में जो तथाकथित एआई महाकुंभ किया है, वो मोदी जी के भी जीवन का सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा है। मोदी जी ने बहुत सारे फर्जीवाड़े किए हैं। यहाँ फर्जीवाड़ा का मतलब है झूठा नैरेटिव चलाना, गुलाबी तस्वीर दिखाना। मोदी जी के पूरे 11 साल के शासनकाल में देखें तो एक सिलसिला है इसका पूरा, और बस पलट के मोदी जी से पूछा नहीं गया है, पूछा जाता है तो वो जवाब नहीं देते हैं कोई भी है। देखिए, मोदी जी और ज्ञानेश कुमार जी की रणनीति एक ही है, किसी बात का जवाब मत न देना। ज्ञानेश कुमार जी भी चुप रहते हैं, मोदी जी भी किसी चीज का कोई जवाब नहीं देते, वो अपना काम करते रहते हैं, वो अपना फर्जीवाड़ा चलाते रहते हैं। और जो एआई वाला है, ये इतना ज्यादा प्रोनाउंस्ड है, इतना साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है कि टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे जो अखबार हैं, जो आमतौर पर व्यवस्था परक अखबार हैं, सरकार परस्त अखबार होते हैं, हमेशा से रहा है। टाइम्स, जब अंग्रेजों के जमाने में टाइम्स ऑफ इंडिया अंग्रेजों की हिमायत करता था, फिर सरकार बदल गई तो फिर वो इनकी सरकार की हिमायत करता है। कांग्रेस सरकार होगी तो कांग्रेस की हिमायत करेगा, बीजेपी सरकार तो बीजेपी की हिमायत करेगा। वो भी कह रहा है कि अपने संपादकीय में लगातार 2 दिन से उसके संपादकीय आप पढ़, वो भी कह रहा है कि ये सब जो दावे किए जा रहे हैं ये हो ही नहीं सकता है, ये भारत में संभव ही नहीं है दावे। कल ही मैंने दुबई की एक फर्म के सीईओ के साथ एक लंबी बातचीत की एआई के सवाल पर। उन्होंने भी बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि भारत एआई का सिर्फ प्रयोक्ता है, भारत एआई का केवल इस्तेमाल कर सकता है। भारत के पास एआई के मामले में कोई योगदान करने का कोई ना आधार है, ना क्षमता है, ना इतना पैसा है, कुछ भी नहीं है, ना दिमाग है, ना योग्यता है, कुछ भी नहीं है। भारत की जो आईटी कंपनियां हैं, जिनमें सबसे बड़ी इन्फोसिस है, ये अजीम प्रेमजी की कंपनी है, ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां भारत की हैं, ये कंपनियां केवल सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस की कंपनियां हैं, सॉफ्टवेयर बनाती भी नहीं है। मैं स्पष्ट कर दूंगा आपको, दुनिया के बड़े बड़ी कंपनियों में जो बड़े पैमाने पर कंप्यूटर लगे हुए हैं, जो सॉफ्टवेयर का काम होता है, उसकी मेंटेनेंस की सर्विस देती हैं। उस सर्विस से पिछले 10-15 साल से ये बहुत बड़े पैमाने पर विदेशी मुद्रा कमा रही हैं और भारतीय अर्थव्यवस्था को समृद्ध कर रही हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं। ये उनकी उपलब्धि है। लेकिन इन कंपनियों से ये उम्मीद करना कि वो एआई के क्षेत्र में कोई योगदान करेंगी, वो नहीं कर सकती हैं। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दे दूं। इन्फोसिस ने आज से करीबन 10-11 साल पहले विशाल सिक्का नाम के एक बड़े आईटी इंजीनियर को अमेरिका से आयात किया। आपने नाम सुना होगा, अखबारों में बड़ी बड़ी तस्वीरें आई थी उनकी, और उनको इन्फोसिस में अपना बहुत बड़ा उन्हें चार्ज दिया। इन्फोसिस में उन्होंने तुरंत सुझाव दिया कि आप एआई में इन्वेस्ट करना शुरू कर दीजिए। नारायण मूर्ति साहब समझ ही नहीं पाए इसका मतलब क्या है, उन्होंने साफ इनकार कर दिया। विशाल सिक्का ने कुछ दिन काम किया, वो अपने फिर वापस चले गए। तो जानते थे कि ये तो मेंटेनेंस कंपनी है, यहाँ तो कुछ हो नहीं सकता। तो जबकि 2017 में चीन ने एआई में इन्वेस्ट करना शुरू किया। आज क्या स्थिति है? आज स्थिति है कि एआई में अमेरिका एक निस्संदेह लीडर है। अमेरिका के पास 40 एआई मॉडल्स हैं, 40 नंबर 1 पे है। नंबर 2 पे कौन है? चीन, उसके पास 15 एआई मॉडल है। यानी अमेरिका चीन से बहुत आगे है, लेकिन फिर भी चीन के पास 15 एआई मॉडल है। उसके बाद यूरोप भी इस मामले में पिछड़ा हुआ है। यूरोप के पास केवल 3 एआई मॉडल है। ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की जो एआई इंडेक्स है,
मैं उसकी रिपोर्ट दे रहा हूं आपको। भारत इसमें कहीं दूर नाम ही नहीं, दूर दूर तक कहीं कुछ है ही नहीं। भारत में ये पूरे ग्लोबल साउथ का कोई कंट्री नहीं है, मतलब कोई है ही नहीं। सिर्फ 3 दुनिया में देश हैं, मतलब 3 पॉलिटिकल एंटिटी हैं, यूरोपीय यूनियन कह सकते हैं, उनके सारे देशों के मिलाकर पास 3 एआई मॉडल हैं। चीन के पास 15 एआई मॉडल, इसमें डीप सीक नाम का एक बहुत मशहूर मॉडल है, मतलब जो उसने अमेरिका के तरीके से अलग तरीके से बनाया है, मतलब तो कम शक्ति के आधार पर बनाया गया है। और यूएस बहुत आगे है सबसे, उसके पास 40 एआई मॉडल है, आप अंदाजा लगाइए। इसके बाद एआई की एक और इंडेक्स है आनंद जी, जो आईएमएफ एआई इंडेक्स है। आईएमएफ एआई इंडेक्स 174 देशों की है। वो एआई मॉडल्स के पर आधारित नहीं है, और भी कई, उसमें भारत का नंबर क्या है, 72वां है उसमें। तो भारत इसमें एआई में कहीं है ही नहीं। अब आप मैं बताता हूं भारत की औकात क्या है एआई के मामले में, क्यों ये पूरा हो रहा है जो फर्जीवाड़ा है, इससे साबित होगा। निर्मला सीतारमण ने इस बार जो बजट पेश किया था, इससे पहले जो बजट पेश किया था पिछले साल, तब उन्होंने एआई के डेवलपमेंट के लिए भारत में 2000 करोड़ रुपए की रकम अलॉट की थी। जब सर्वे हुआ जो बजट से पहले होता, तो उसमें पता चला कि भाई जो भारत का एआई मिशन है, उसने केवल तो 800 करोड़ रुपए खर्च किए एक साल में, यानी 1200 करोड़ रुपए पड़े हुए उसमें सड़ रहे हैं उस खाते में। तो इस बार वो बजट जो 2000 करोड़ को था, उसको काट के आधा कर दिया गया। यानी इस बार हमने पिछले बजट के मुकाबले 1000 करोड़ ही आवंटित किया है एआई में। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हम पैसा अगर पैसा तो एक तो है नहीं भारत के पास इतना, दूसरा पैसा हो भी तो उसको खर्च नहीं कर सकते, क्यों? खर्च करने के लिए तो आपको वो चाहिए ना, एक एनवायरनमेंट चाहिए, एक अकल चाहिए, एक वो चाहिए। भारत में जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं, वो केवल आपका कंप्यूटर दुरुस्त कर सकते हैं, आपका सॉफ्टवेयर रन कर सकते हैं। वो एआई इनोवेटर्स नहीं है उनमें से कोई। अगर होता तो एआई अपने 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 दम पे कुछ बना के देता। भारत का निजी क्षेत्र क्या है? भारत का निजी क्षेत्र इस क्षेत्र में या किसी भी क्षेत्र में R&D के ऊपर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करता। हुवेई अकेली कंपनी ने 2023 में R&D के ऊपर $23 अरब का इन्वेस्टमेंट किया था, 23 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट किया था। भारत का पूरा जो कारपोरेट दुनिया है भारत की, वो मिला के भी R&D के ऊपर इससे इन्वेस्टमेंट करने में बहुत पीछे है। अच्छा, अब मोदी जी का मामला क्या है? मोदी जी अपने आप को विश्व की सबसे बड़ी फौजी ताकत भी साबित कर सकते हैं। इसके लिए वो अलग कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, एक इवेंट कर सकते हैं। मोदी जी का अगर मूड आ जाए तो वो एक इवेंट करेंगे बहुत बड़ा, भारत मंडपम में या कहीं और इवेंट करेंगे, और उसमें ये दुनिया के बड़े बड़े डिफेंस स्ट्रेटेजिस्ट को बुलाएंगे, उनको 7 स्टार आवभगत होगी उनकी, वो भारत के बारे में मीठी मीठी गुडी गुडी बातें करेंगे, और उसमें मोदी जी कहेंगे कि हमने दुनिया में डिफेंस का जो डिस्कोर्स है उसमें अपने आप को फर्मली प्लेस कर दिया है। यही तो कहा जा रहा है यही में इसमें, जो है इसमें क्या है, सैम अल्टमैन वगैरह वगैरह सब बड़े बड़े लोगों को बुलाया, इनको बहुत बड़े बड़े होटलों में सबको ठहराया गया। क्या शानदार ये लोग घूम फिर रहे हैं, मौज मजा कर रहे हैं भारतीय लोगों के पैसे पर। और भारत एक महान देश है, भारत एक शक्तिशाली देश है, भारत एआई की दुनिया में पलड़ा एक तरफ झुका देगा, इस प्रकार की गोल गोल बातें कर रहे हैं, जिनका कोई आधार नहीं है, कोई तथ्य नहीं है, कुछ नहीं है इन बातों के पीछे। और टाइम्स ऑफ इंडिया के एक के बाद एक जो संपादकीय आ रहे हैं, वो संपादकीय बता रहे हैं कि भारत एआई के क्षेत्र में कुछ भी करने से भी मीलों दूर है, वो कल्पना भी नहीं कर। और एआई एक ऐसी चीज है जो अभी कुछ दिन पहले ही शुरू हुई है, और देखते देखते वो कहां से कहां पहुंच गई। एक तो उसमें विकास की नई नई चीजें घटित होने की रफ्तार बहुत तेज है, दुनिया में सारी दुनिया ही उससे कदम ताल कर पाने में बहुत मुश्किल हो रही है, कोई कुछ कर नहीं पा रहा। यहाँ पे क्या हो रहा है, मोदी जी को लगा, अच्छा, जब भारत के स्टॉक एक्सचेंज से जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स थे, उनका पैसा क्यों निकला, उसके पीछे एक बड़ा कारण ये भी था कि भारत में एआई कंपनियां है ही नहीं, और अमेरिका में एआई की वजह से जो आईटी स्टॉक्स हैं अमेरिका में, वो बहुत उछाल मार रहे थे, तो वो वहां चले गए। दूसरे अमेरिकी बॉन्ड भी ज्यादा वो दे रहे थे, ब्याज दे रहे थे, अमेरिकी बॉन्ड भी ज्यादा, तो वो वहां चले गए, बिलियंस ऑफ डॉलर। तो मोदी ने सोचा हम भी अपना कोई जादू मंत्र करते हैं, और इन्होंने ये जादू मंत्र किया कि हम भारत मंडपम में ये करेंगे,
अब आप सुनिए इस जादू मंत्र में, इसमें एक एक्सपो लगी हुई है। उस एक्सपो का मतलब है कि जो भी एआई के स्टार्टअप्स हैं वो भारत में आएंगे, जहां कहीं भी एआई के मामले में कुछ हो रहा है वो जाके अपनी दुकान लगाएगा, अपनी प्रदर्शनी दिखाएगा। तो बंगलोर का एक स्टार्टअप आया, उसमें और काफी अपना स्टॉल लगाने में बहुत पैसे ले रही भारत सरकार उनसे, काफी लंबी रकम उन्होंने चार्ज की, हम लेकर लगाया, वो तो लग गए, एक्सपो में लोग आ गए सब। लेकिन जिस क्षण मोदी जी वहां पे प्रवेश करने वाले थे, ये कहानी आपको और कोई नहीं बताएगा, मैं बता रहा हूं, मोदी इस वक्त वहां प्रवेश करने वाले थे, उद्घाटन करने वाले थे, उस वक्त पुलिस ने उन सब लोगों को वहां से बाहर कर दिया सुरक्षा के नाम पर। अब वहां कौन रह गया? आकाश अंबानी और नरेंद्र मोदी, दो लोग रह गए। आकाश अंबानी ने एक दैत्याकार स्क्रीन पे एआई से बना हुआ महाभारत बना लगा रखा था, उसमें एआई जनरेटेड महाभारत का युद्ध चल रहा है स्क्रीन के ऊपर, और आकाश अंबानी बता रहे हैं मोदी जी को, देखो एआई इस तरीके से काम करता है। तो मोदी उसको देख रहे हैं, अखबारों में छप रहा है, टीवी पे दिखाया जा रहा है। देखिए, इससे ज्यादा हिंदुस्तान की पब्लिक को उल्लू कौन बनाएगा? मतलब एक ऐसी चीज जिसके बारे में आपको सिर पैर का पता नहीं है, कहीं कुछ, मतलब वो कहते नहीं कि कम से कम जो अंधे होते हैं, जब वो हाथी को टटोल टटोल के बता रहे हैं कि भाई हाथी की ये कौन सा जानवर है, अंधे, कम से कम उनके पास वो जानवर मौजूद तो है, इसको टटोल रहे हैं। एआई वो जानवर है जो भारत के कमरे में मौजूद ही नहीं है, वो यहां है ही नहीं। भारत सिर्फ विदेशों में, खासतौर से अमेरिका में और चीन में और यूरोप में जो एआई बनेगा या बन रहा है, भारत उसका केवल प्रयोक्ता हो सकता है, उसका इस्तेमाल करने वाला हो सकता है। अच्छा, मेरे मित्र ने यह भी मुझसे कहा कि अगर भारत इस्तेमाल में ही आगे बढ़ जाए काफी, तो वो भी एक उपलब्धि होगी, क्योंकि भारत में लोग बहुत हैं, तो वो डेटा बहुत जनरेट होता है भारत के अंदर, हर जगह फेसबुक पे कुछ ना कुछ डेटा जनरेट हो रहा है ना। एआई का काम ही ये है कि विशालकाय डेटा के अंदर से पैटर्न्स को खोज लेना, और उसके आधार पे एक, मतलब एक रैशनलिटी, एक इसे कहते हैं यंत्र बुद्धि के आधार पर एक रैशनल तस्वीर पेश करना, यही तो एआई का काम है। और ये काम वो पल भर में कर सकता है, क्योंकि उसके अंदर जो चिप लगे हुए हैं, जीपीयू नाम का चिप लगा हुआ है, उसमें एक चिप की कीमत $33,000 होती है। एक चिप की कीमत, जो एआई में यूज होता है चिप, उसमें एक चिप की कीमत $33,000 होती है। और वो कई बहुत बड़े पैमाने पर जब चिप ऑपरेट करता है, चलता है, तो उसमें इतने बड़े पैमाने पर बिजली खर्च होती है उसके अंदर, कि एक डेटा सेंटर में जहां वो चिप लगे हुए हैं, कई गीगाबाइट बिजली खर्च होती है। ऐसा समझा जाता है कि भारत में जो एक डेटा सेंटर है एआई का, अगले 3 साल में वो इतनी बिजली खर्च करेगा जो पूरी दिल्ली की बिजली की जरूरत से ज्यादा है। अमेरिका में जो एआई के डेटा सेंटर्स हैं बड़े बड़े, जहां पे एआई का सारा काम हो रहा है, वो सैकड़ों गीगाबाइट बिजली खर्च करते हैं। एक तो भारत को पहले इतनी बिजली पैदा करने की जरूरत है जो भारत के नागरिक उपयोग और औद्योगिक उपयोग से अधिक एआई में खप सके। तो यहाँ तो कुछ वो जानवर ही कमरे में मौजूद नहीं है, इसको टटोल के अंधे बता सके कि ये सूंड है तो इसका मतलब क्या है, ये पैर है तो इसका मतलब क्या है, कान टटोल के बता सके इसका मतलब क्या है। कुछ नहीं है, बिल्कुल मैदान साफ है, दूर दूर तक कुछ है ही नहीं। उसको जो कुछ है नहीं उसके आधार पर बता रहे हैं कि हम इसमें इतने ज्यादा आगे बढ़े हुए, हमने डिस्कोर्स में वो कर दिया है। इसमें सारी दुनिया में लोग हंस रहे होंगे इनके ऊपर। जी जी, मैं अबे भाई उसके ऊपर आऊं, मैं एक लाइन में एक बात को कह दूं, बहुत ही इसी बात को जो आपने बताया था, एक लाइन में राहुल गांधी ने भी समझाया था कि दुनिया में भारत और चीन, ये दो ऐसे देश हैं जो एआई का जो भोजन होता है, जो उनका रॉ मटेरियल है, वो डेटा के रूप में हम सबसे ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं, और उनके लिए हम केवल बाजार हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है। मैं जरा अगले उस पर आ जाऊं, क्योंकि वो मेरे हिसाब से वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है। आज बांग्लादेश को एक बार फिर से 13वीं उनकी लोकसभा का इलेक्शन हुआ और नए प्रधानमंत्री आए। नए प्रधानमंत्री के जो जब प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहे थे, तो उसके लिए मोहम्मद यूनुस ने खुद लिखा था कि भाई भारत के प्रधानमंत्री को, उन्होंने भी कहा था कि अगर वो शिरकत करेंगे तो अच्छा लगेगा। और ये भी मैं रेफरेंस के तौर पे बता दूं कि 2014 में शेख हसीना बतौर प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश यहां आई थी। कुछ मोदी जी ने कुछ अजीब सा काम किया, और इससे वो मुझे लगता है कि ये हर चीज में नुकसान ही कर रहे हैं।
मोदी जी ने भारत को रिप्रेजेंट करवा रहे हैं ओम बिरला से, उस ओम बिरला से जो स्वतः ये कह रहे हैं कि अब 9 मार्च तक, क्योंकि मेरे ऊपर आरोप लगा हुआ है कि मुझे हटाने की बात हो रही है, तो इसलिए मैं खुद ही लोकसभा मैं नहीं जा रहा हूं। उन ओम बिरला को ये वहां भेज रहे हैं। मेरे हिसाब से ये सरकार और सरकार की बात थी। शेख हसीना वहां से जब आई थी तो व्यक्तिगत उसमें बर्थडे पार्टी में नहीं आई थी। वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश अटेंडेड द स्वेरिंग इन ऑफ इंडियन प्राइम मिनिस्टर। यहां पे ओम बिरला को भेज के आप कहीं इस सारी चीज को, या तो आप वहां उनको फेस नहीं कर सकते हैं क्योंकि इनको डर है कि कहीं वो बांग्लादेश के क्रिकेटर की बात होगी या और उन्होंने आज साफ किया कि भाई शेख हसीना हमारे आपके संबंध में कोई कारण नहीं होगा। ऐसे में ओम बिरला को भेजना काउंटर प्रोडक्टिव नहीं, ये आत्मघाती कदम नहीं, मतलब आप एक आदमी की मौका उड़ा रहे हैं। उन्होंने मुझे भी बहुत ताज्जुब हुआ कि ओम बिरला को भेज रहे हैं। अगर मान लीजिए खुद नहीं जाना चाहते थे किसी वजह से, हालांकि खुद जाना चाहिए, बिल्कुल खुद सहमत जाना हूं, चाहिए, तो वो किसी और बहुत ही प्रतिष्ठित और गर्मा हुआ किसी मंत्री को भेजना चाहिए था उन्हें, मतलब कुछ ऐसा लोग नहीं अबे भाई, मैं बीच में टोक के 1 मिनट आपके माफ कीजिएगा। 2 चीजें, एक तो वो मैक्रोन 3 दिन के लिए आ रहे हैं, कोई मैक्रोन 1 दिन के लिए तो आ नहीं रहे हैं, मैक्रोन यहाँ 3 दिन है। तो अच्छा, कोई ये भी नहीं है कि मांगे की गाड़ी है, जो आप कहीं शादी में जाना है तो उससे मंगनी की गाड़ी है। अरे भाई, अपना जहाज, अपना पेट्रोल भी आपको नहीं भराना है, आपको क्या लग रहा है? और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि ये कहीं ना कहीं उनकी प्रतिष्ठा के साथ, आपको अभी जग्गी वासुदेव के यहाँ, जो सदगुरु अपने को कहता है, उसके यहाँ राजनाथ सिंह को भेजा। वहां राजनाथ सिंह जा रहे हैं भारत सरकार के नुमाइंदे होके, और यहां पे आप ओम बिरला को भेज रहे हैं। मैं इस मतलब ये भी जरा समझने वाली बात होगी अभय भाई। जी नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मोदी जी तो गलतियां कर रहे हैं। मेरे ख्याल से पिछले 1.5-2 महीने मोदी जी के लिए गलतियों का एक बहुत लंबा सिलसिला है, और इन गलतियों से जो भाजपा को और मोदी जी को जो राजनीतिक नुकसान हो रहे हैं, छवि संबंधी और पार्टी को जो नुकसान हो रहे हैं, इनका मानना है कि ये सब नुकसान होते रहे, हम तो SIR के जरिए सारे नुकसानों का निपटारा कर लेंगे। इनके पास एक वो हथकंडा है कि SIR हो रही है, SIR के जरिए हम सारे नुकसानों का निपटारा कर लेंगे। हम 15 दिन के अंदर हमने यूपी में 52 लाख वोटर जोड़ दिए हैं वोटर लिस्ट में, और चुनाव जीतने का जो पूरा अपना वो है ना, वो हमने पहले से कर लिया है। तो इसलिए ज्यादा इन्हें नुकसानों की फिक्र नहीं है। नुकसान होते रहे, वो SIR के जरिए सारी भरपाई हो जाएगी। लेकिन भाजपा बहुत बुरी तरीके से फंसी हुई है। बहुत बड़े बड़े मसले ऐसे हैं, इस पर मोदी जी एक शब्द भी नहीं बोले हैं। मेरा मानना है कि देश में बहुत बड़ा किसान आंदोलन होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, और कुछ भी हो सकता है। आगे आने वाला समय जो है, वो राजनीतिक रूप से भाजपा और मोदी जी के लिए काफी परेशानी का सबब हो सकता है। मैं एक दो चीजें और छोटी छोटी हैं, क्योंकि एक आज ऐसी खबर आई पेपर में जो जिससे मुझे लगा कि कुछ चीजों, निकोबार आइलैंड में एक 93,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट को क्लियरेंस मिला है। वो पूरा वहां पे कितने पेड़ कट रहे हैं, पुरानी रिपोर्ट में मैंने ठीक से पढ़ी थी। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल वहां के पेड़ कटवा रहा है, उस पेड़ को कह रहा है कि उसके एवज में हरियाणा में पेड़ लग जाएंगे। कुछ अजीब तरह की बात है। निकोबार बिल्कुल एक ट्राइबल एरिया है, संरक्षित है। उसमें अगर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इस तरह की बात कर रहा है तो ये पूरी तरह से साफ जाहिर है कि, मैं लार्जर उस पे नहीं जा रहा हूं, कि अब सब कुछ कंट्रोल कैपिटल मतलब पूंजीवाद कर रहा है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। मेरे ख्याल से तो पहले भी यही स्थिति थी, लेकिन आपने एक नया उदाहरण दिया है, इससे बात और स्पष्ट होती है। मेरा मानना है कि पूरे भारत को जो है, जो भारत की अपनी कॉर्पोरेट पूंजी है, उस कॉर्पोरेट पूंजी को दे ही दिया गया है। जो इलाके जैसे कृषि का क्षेत्र में कॉर्पोरेट पूंजी का पेनिट्रेशन कम था, तो वो भारत की कॉर्पोरेट पूंजी को देते ज्यादा हंगामा होता। 2 बार देने की कोशिश भी की, 3 कृषि कानूनों के जरिए देने की कोशिश की, और आते ही भूमि अधिग्रहण कानून बनाया था, उसके जरिए कोशिश की, वो कोशिश नाकाम हो गई। तो अब जो अमेरिका से ट्रेड डील कर रहे हैं, उसके जरिए वही काम हो जाएगा। भाई, भारत की कॉर्पोरेट पूंजी अमेरिकी कॉर्पोरेट पूंजी की मातहत एजेंट के तौर पर भारत में बड़े पैमाने पर काम करेगी, और भारत की जो खेती है उसका कॉर्पोरेटाइजेशन होगा। वो दोनों सब मिलकर करेंगे सारा। तो विदेशी अमेरिकी आका और भारत में उनके ये जो अरबपति एजेंट्स हैं, मतलब ये सारा का सारा काम करेंगे। उसके लिए पूरी जमीन बन चुकी है, और इसी के खिलाफ
जी। अबे भाई मैं एक और चीज, क्योंकि हम लोग उस दिन नई परख पे, उस पे हम लोगों ने काफी विस्तार में चर्चा की थी। दो एक साथ डेवलपमेंट हुए हैं। निखिल गुप्ता वाली बात मैंने बताया था, क्योंकि जो मुझे हरदम ये आशंका है कि जो जब ट्रम्प ये कहता है कि आई कैन रूइन हिज करियर, आई कैन रूइन हिज करियर, तो हम लोग का कहीं और जाता था कि शायद कोई एप्स्टीन फाइल या कुछ इस तरह का है। लेकिन निखिल गुप्ता वाला मामला लेके ये लग रहा है कि वो विकास यादव, निखिल गुप्ता, ये सब लोग फंसे हुए हैं। भारत सरकार बिल्कुल चुप्पी, मतलब इतनी कस के चुप्पी है। मोदी जी चुप हैं जनरल नरवाने पे, मोदी जी चुप हैं ट्रेड डील पे, मोदी जी चुप हैं एप्स्टीन पे। और जी। आज ट्रम्प का स्टेटमेंट आया है कि साहब हम तो बरी हो चुके हैं। ट्रम्प ने उसमें कहा एप्स्टीन में भाई कि हमें सब कुछ हो गया जांच पड़ताल, हम तो बरी हो गए। हम्म। ऐसे में निखिल गुप्ता वाला जो केस है वो कितना डैमेजिंग हो सकता है लॉन्ग टर्म में, क्योंकि 29 मई को उसकी सजा सुनानी है। मुझे तो लगता है ये है कि ये पीठ पीछे एक कोई डील करवा दी गई है, इसमें निखिल गुप्ता ने अपना अपराध, निखिल गुप्ता ने शायद स्वीकार कर लिया होगा, या वो अपना अपराध स्वीकार कर स्वीकार लेगा। किया है, नहीं नहीं स्वीकार कर लिया है। हाँ कर लिया स्वीकार है। कर लिया। उसके बदले उसको 8 या 10 साल की कोई एक ऐसी सजा दे दी जाएगी जो अन्यथा और भी ज्यादा बड़ी सजा होती। तो वो, और यहाँ पर उसका, उसके परिवार की और दूसरी तमाम भरपाइयां यहाँ पे कर दी जाएंगी, कर दी जाएंगी। विकास यादव नाम का जो बंदा था, जिसको हिंदुत्ववादी शक्तियों ने बहुत बड़ा हीरो बनाया, ये कहा कि वो देश का सबसे बड़ा सपूत है, पाकिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान में लड़ रहा था, वगैरह वगैरह इस प्रकार। तो उसको आपने बताया ही था अपने कार्यक्रम में कि किस तरीके से उसको एक मामूली से मुकदमे में गिरफ्तार करके फिर उसको जमानत पर छोड़ा गया, ताकि अमेरिका उसके प्रत्यार्पण पर जोर न दे पाए। क्योंकि भारत कहेगा भाई हमारे यहाँ मुकदमा चल रहा है, मैं ऐसे व्यक्ति को आपके यहाँ नहीं भेज सकते प्रत्यार्पण, और उसको फिर भगा दिया गया। अब वो बिल्कुल सीन से पूरी तरीके से लापता है। तो अब इसमें असल में हमारे, इसमें जो लोग फंसे हुए हैं और जिनका हम लोग चर्चा नहीं कर पाते हैं या चर्चा नहीं हो पाती है, वो है हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल। वो भी तो इस मामले में फंसे हुए हैं। कानून ने उनका भी जिक्र किया है उसके अंदर, जो जो इस्तिगासा दायर किया है कानून ने, तो उनका भी जिक्र है। तो वो कुल मिलाकर जैसे जैसे इसकी परतें खुलेंगी और ये मामला आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे इन लोगों को बहुत नुकसान हो सकता है, और ये किसी भी पेचीदगी में फंस सकते हैं। और ये जी पेचीदगी एक ऐसी पेचीदगी होगी जिसको हल करना या जिसको प्रबंधित करना इनके हाथ में नहीं होगा, क्योंकि वहां पे अमेरिकी अदालतों में हो रही होगी। जिस तरह अदानी को कोशिश करके भी ये नहीं बचा पाए, अंततः उन्होंने अदानी को नोटिस देने का तरीका खोज ही लिया। आपने आपने साल भर उसको ब्लॉक किए रखा है यहाँ पे। जैसे ही उन्होंने सोचा कि तो नहीं बदमाशी दे रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि इनको भारत सरकार को लांग के हम उन्हें नोटिस देते हैं। वैसे ही घबरा गए वो लोग, और फिर वहां पे जाके पेश होने की बात हो गई पूरी तरह। तो अमेरिकी अब तो सेटलमेंट भी कर रहे हैं, पैसा देने के कई बिलियन डॉलर देने की बात कर रहा है अडानी। हाँ करेंगे ही, लेकिन वो नुकसान तो हो ही रहा है ना उनको। और अगर वो, जब आदमी पैसा देके इस तरह की डील करता है, इसका मतलब होता है उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। जी जी। अगर वो अपराध स्वीकार नहीं करता है तो मुकदमा चलेगा। लेकिन जब आपने अपराध स्वीकार कर लिया है, तभी तय होता है कि आपको किस रूप में जुर्माना देना पड़ेगा। आपको जेल काट के जुर्माना देना पड़ेगा, या नकदी देनी पड़ेगी, या नकदी भी देनी पड़ेगी और जेल भी काटना पड़ेगा, कभी कभी दोनों भी करना पड़ता है। तो ये सब हुआ है वहां पर। और उसमें तो इसका मतलब है कि आपने अपराध स्वीकार कर लिया। और अब भाई एक नहीं, क्योंकि उसका एक पक्ष मैं ये भी बता दूं, पन्नू की एफआईआर में डोवाली नहीं, मोदी जी का भी नाम किया, और उसने कहा है कि मैं अभी इसलिए नामजद नहीं कर रहा हूं क्योंकि उनको इम्यूनिटी है, वो प्राइम मिनिस्टर है। तो आप टेक्निकली देखिए तो वो नाम है। मोदी जी जिस दिन हटेंगे उस दिन वो एक मामला झूलता रहेगा उनके ऊपर। मैं अब अंतिम सवाल जो मुकदमा है उसमें रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का भी तो नाम आया है। जी हाँ, क्योंकि विकास यादव आरओसी का वो था ना, विकास यादव वाज एन एम्प्लॉय ऑफ रॉ। मैं अंतिम इसलिए क्योंकि उसके बिना थोड़ा वो नहीं, चुनाव का माहौल है, अगले 10 दिन में चुनाव मतलब बोल देगा, इलेक्शन कमीशन उसका ऐलान कर देगा। ऐसे में ममता बनर्जी को शायद एक तरह से मुझे लगता है, ममता बनर्जी, डीएमके में स्टालिन और केरल में इन लोगों को राहत मिल गई। मोदी जी की चाल तो गड़बड़ा गई है। और आज की तारीख में जितना मैं कर सकता हूं, ममता बनर्जी को कोई बहुत बड़ा थ्रेट नहीं लग रहा है, डीएमके को भी नहीं लग रहा है।
अब साउथ में ये मामला है कि कांग्रेस अपनी वापस कर ले पाती है कि नहीं ले पाती है या फिर से हो जाती है, बीजेपी वहां फिर भी नहीं है। एक छोटी टिप्पणी इस पे जो अपने लोकल इलेक्शन कांग्रेस के अंदर मणिशंकर अय्यर के एक बयान ने कुछ हलचल, कुछ मतलब बेचैनियां पैदा की हैं। मणिशंकर अय्यर ने कहा है कि केरल में कांग्रेस नहीं जीतेगी क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा गुटबाजी है और पवन खेड़ा वगैरह इन लोग के ऊपर आक्रमण किया है कि वो तो कठपुतली हैं, पपेट वगैरह हैं। तो इस पर मणिशंकर अय्यर के खिलाफ भी कांग्रेस से बोला जा रहा है। मुझे लगता है कि कांग्रेस के भीतर का मामला है, क्योंकि मणिशंकर अय्यर बिल्कुल हाशिए पे पड़े हुए हैं और उनका कांग्रेस के लिए कोई महत्व नहीं रह गया है। अलग से उन्होंने अपना स्वतंत्र एक चैनल भी शुरू कर दिया है, इस पर वो अपनी राय वगैरह व्यक्त करते रहते हैं। मैं ये मानता हूं कि मणिशंकर अय्यर ने नरेंद्र मोदी के ऊपर जो टिप्पणियां एक जमाने में की थी, जिनके लिए मणिशंकर अय्यर को कई बार कटघरे में खड़ा किया गया, आज जब मैं सिंहावलोकन करता हूं, यानी पीछे मुड़कर उन टिप्पणियों को देखता हूं, तो जिस दिन नरेंद्र मोदी सत्ता में नहीं रहेंगे तब लोग याद करेंगे मणिशंकर अय्यर ने जो कहा था वो गलत नहीं था, और उस बात को बार बार दोहराया जाएगा। मेरा आकलन ये है। तो अब देखिए, इस पर हम देखते हैं मणिशंकर अय्यर ने ये जो विश्लेषण किया है अपना कि केरल में कांग्रेस इसलिए नहीं जीत पाएगी चुनाव की, उसमें गुटबाजी बहुत है, ये सही साबित होता है कि नहीं होता है। लेकिन मुझे लगता है कि केरल में इस बार कांग्रेस का नंबर है जीतने का चुनाव, और भाजपा की सरकार, पिनियारी की सरकार काफी बदनाम है, काफी मतलब उसकी साख गिर चुकी है। केरल में स्पष्ट रूप से कांग्रेस को, एक कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठजोड़ को स्पष्ट रूप से बहुमत प्राप्त होगा। तेलंगाना में देखिए, तेलंगाना में जो अर्बन बॉडीज है, यानी ये शहरी नगर पालिकाएं वगैरह है, उसमें कांग्रेस ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, बहुत जबरदस्त वापसी की है, उम्मीद से ज्यादा। और कांग्रेस ने बड़ी मजबूती के साथ में अपने तमिलनाडु स्थित जो कथित रणनीतिकार वगैरह थे उनको साफ तौर पर कह दिया है कि आप डीएमके के खिलाफ एक भी शब्द नहीं बोलेंगे, डीएमके के साथ हमें अपना समझौता जारी रखना है, हम डीएमके के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, हमारा डीएमके के साथ जो समझौता है उसके अंदर कोई भी गड़बड़ नहीं है, और आप बोलना उसके खिलाफ बिल्कुल बंद करें। ये मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने स्वयं चेन्नई जाकर मीटिंग करके उन लोगों से कह दिया है कि अभी तक जो बोला सो बोला, अब कुछ नहीं, बिल्कुल हम फर्मली, हम मजबूती के साथ है। तो दक्षिण भारत में कांग्रेस की जो भी रणनीति है, जो भी कांग्रेस की गोटियां हैं, वो बिल्कुल साफ तौर पर रखी हुई हैं और रणनीति बिल्कुल स्पष्ट है, और कांग्रेस उसके ऊपर चल रही है जी। ले दे के मामला वही असम वाला रह जाता है कि असम में कितना ये, मुझे लगता है कि गौरव गोगोई बहुत बढ़िया तरीके से वहां पे आगे बढ़ रहे हैं। उनका ये, जब आपका दिमाग बिल्कुल साफ होता है और आप उसके हिसाब से अपनी चालें चलते हैं तो आपको फायदा होता है। जी, और जो हेमंत विश्व शर्मा है, वो जिस स्तर पर जाके सांप्रदायिक बातें कर रहे हैं, उससे लगता है कि कहीं ना कहीं मन में उनके भी एक तरह का बेचैनी है कि पता नहीं इस बार क्या होगा। जी जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अभय भाई बातचीत करने के लिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू।